जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस का फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसी एनालिसिस के बिहाफ पर जो क्वेश्चंस की फॉर्मेशन होती है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी को हम डेली क्या करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, विच स्टेशन इज द डीपेस्ट इन द अंडर वाटर मेट्रो सिस्टम। समझना बात किसकी कर रहा है, मेट्रो की, यानी कि भारत में पहली बात तो मेट्रो और मेट्रो के बाद भी अंडर वाटर मेट्रो। समझना मेट्रो सबसे पहले कहां पर आई थी, तो 1984 में सबसे पहले मेट्रो कहां पर चली थी, तो वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिमी बंगाल वेस्ट बंगाल में स्टार्ट होती है। कहां से कहां तक चली थी, तो याद रखना चली होती है कहां से, तो टोलगंज से लेकर एस्प्लांडे तक, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब समझना कि सबसे पहले मेट्रो भी यहां पर आई। अब अगर बात की जाए तो 17+ सिटीज में मेट्रो चल रही है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, ठीक है, जयपुर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बहुत सी जगह पर मेट्रो चल रही है। बात यह है कि कौन सा ऐसा मेट्रो है जो अंडर वाटर मेट्रो चला रहा है, तो याद रखना जो हमारी कोलकाता मेट्रो है, वो कोलकाता मेट्रो इंडिया की ओनली ऐसी मेट्रो है जो अंडर वाटर मेट्रो चल रही है, जिसमें मतलब कि वहां पर एक रिवर है, आपको पता होगा हुगली। याद रखना हुगली रिवर के बैंक पर, उसके किनारे पर ही क्या बसा है, तो पूरा का पूरा कोलकाता सिटी बसी हुई है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी सिटी कौन सी रिवर की बैंक पर बनी है, जैसे कोटा आपका किस पर बना हुआ है, पूरा का पूरा तो चंबल रिवर के ऊपर बसा है। ठीक है, सेम ऐसे सिमिलरली पूछ लेता है दिल्ली यमुना रिवर के ऊपर है, सेम ऐसे ही अगर पूछे हुगली तो हुगली रिवर के ऊपर कौन सा है, कोलकाता। और कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो जो अंडर वाटर चल रही है, यानी पानी के अंदर क्या चला रखी है, मेट्रो चला रखी है। ठीक है, तो पूछा है कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे डीपेस्ट है, तो इनमें से सबसे डीपेस्ट कौन सा है, तो हावड़ा मेट्रो स्टेशन क्या है, सब में से डीपेस्ट है। तो कहने का मतलब कि जो अंडर वाटर मेट्रो है वो कहां पर चल रही है, कोलकाता। और याद रखना ये है अंडर वाटर मेट्रो। अगर आपसे पूछ लेता बोट मेट्रो, तो व्हाट इज बोट मेट्रो, तो मेट्रो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है पैसेंजर्स को। तो ऐसे ही जो आइलैंड्स बने होते हैं, जैसे केरल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं, तो वहां पर तो मेट्रो चला नहीं सकते, तो बोट से आना जाना होता है। तो जैसे मेट्रो चलती है ना टाइम टू टाइम, हर 10-15 या 5-10 मिनट के अंदर, तो सेम ऐसे उसी गैप के हिसाब से वहां पर बोट्स चला दी गई हैं, जो जिनको नाम दे दिया गया बोट मेट्रो। तो बोट मेट्रो कहां पर चली, तो याद रखना केरल में। और अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली, तो याद रखना कोलकाता। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, विच रिवर डज द अंडर वाटर मेट्रो टनल पासिस बीनीथ, तो कौन सी रिवर के अंदर है, तो याद रखना हुगली रिवर के अंदर। और हुगली रिवर के किनारे कौन सा है, कोलकाता। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। समझना व्हाट इज बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन, यानी कि सबसे पहले क्या लिखा, बे ऑफ बंगाल। तो समझना इसके नाम से ही समझना कि बे ऑफ बंगाल के अंदर किधर है बे ऑफ बंगाल, तो आपको पता होगा कि मान लो ये हमारा क्या है, इंडिया, और इसके अंदर इधर कौन सा बना हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल, और इधर कौन सा है, तो इधर हमारा है अरेबियन सी। तो इस वाले रीजन टेक्निकल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, टेक्निकल जो हमारी एक दूसरे के साथ जो हमारी, मैं कह सकता हूं कि प्रोग्रामिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमने एक ग्रुप बना रखा है बिम्स्टेक। और इस बिम्स्टेक में सारे मेंबर कौन से हैं, तो याद रखना वही मेंबर है जो है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया इसका पार्ट है, ठीक है, म्यांमार इसका पार्ट है, ठीक है, उसके साथ साथ इसका थाईलैंड इसका पार्ट है, समझना, बांग्लादेश इसका पार्ट है, समझना। और याद रखना दो ऐसी कंट्री है जो बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री नहीं लगाती फिर भी इसका पार्ट है, वो कौन कौन सी हैं, तो एक है आपका भूटान और उसके साथ दूसरा आपका कौन सा, नेपाल। और इन दोनों को हमने ऐड किया था कब, 2004 में ऐड किया होता है। बिम्स्टेक कब बना होता है, 1997। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें भूटान और नेपाल ओनली ऐसे कंट्री हैं जो बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल से बाउंड्री नहीं लगाते फिर भी उसका पार्ट है। इसमें पूछा है कौन सा मेंबर नहीं है, तो इसमें देखोगे इंडिया भी है, म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है क्योंकि वो भी बाउंड्री लगाता है। तो कौन सा नहीं है, पाकिस्तान उसका पार्ट नहीं है क्योंकि पाकिस्तान उससे बाउंड्री बे ऑफ बंगाल को टच नहीं करता। तो सिंपल वन लाइनर में इसको ध्यान रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट नेपाली सिटीजन कैन सेंड पर ट्रांजैक्शन टू नेपाल अंडर द न्यू आरबीआई गाइडलाइंस। समझना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बना कब था, 1935 में। हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। पहले इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, तो 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था कोलकाता, बाद में इसको चेंज कर दिया।
अब क्या हुआ इसके अंदर कि जो आरबीआई है उसने न्यू गाइडलाइंस बनाई। हालांकि आरबीआई एक्ट कब आता है, तो एक्ट ऑफ 1934 से ये बना था, और जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया तो उसके बाद 1949 में एक एक्ट बना था जिसको आरबीआई एक्ट 1949 कहते हैं। उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट किया गया और कह दिया कि नेपाल के लोग क्या करेंगे, अब 2 लाख रुपए तक पर ट्रांजैक्शंस बिना किसी उसके भेज सकते हैं लिमिट्स के। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखा जा सकता है इसको। और आरबीआई के गवर्नर कौन है आज के टाइम पर, तो आपको पता होगा शक्तिकांत दास। और आपसे पूछे पहला गवर्नर कौन था, तो 1935 से 37 पहला गवर्नर कौन था, सर ओसबोर्न स्मिथ क्या थे इसके फर्स्ट गवर्नर थे। और पूछे पहला तो याद रखना सीडी देशमुख। सीडी देशमुख कब से कब तक थे, तो 1943 से 1949 तक क्या थे हमारे गवर्नर थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What is the Moody's upgraded GDP forecast? देखो GDP फोरकास्ट आया है, ध्यान रखना, नोट एक्चुअल GDP। इन्होंने फोरकास्ट किया है कि कितना हो सकता है 2024 में, तो 6.8% उसमें राइज देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर में याद रखा जा सकता है। GDP क्या होती है, तो याद रखना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल एक लाइन में समझना कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, किसी कंट्री में एक साल के अंदर वहां के फिनिश्ड प्रोडक्ट से प्लस फिनिश्ड प्रोडक्ट के साथ साथ वहां की सर्विसेज से जितना पैसा कमाया गया उस पैसे को कहते हैं जीडीपी। और फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब है जैसे फ्रिज, जैसे मान लो ये एसी ये बना और मार्केट में आ गया, अब चाहे बिके या ना बिके ये जीडीपी में काउंट हो गया। ठीक है, ये क्या होती है, जीडीपी। अब याद रखना जीडीपी भी 2 टाइप की होती है, एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है हमारी कौन सी, नॉमिनल जीडीपी। तो याद रखना सरकार हमेशा हमें नॉमिनल जीडीपी का डाटा देती है, कभी भी रियल जीडीपी नहीं दी जाती। क्यों, क्योंकि रियल जीडीपी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है। क्यों, क्योंकि समझना नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, मैंने जो डेफिनेशन बताई है, रियल जीडीपी में आपका जो जीडीपी होती है ना उसमें माइनस कर दिया जाता है, या एक तरीके से कह सकता हूं कि जो एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन रेट चल रही है 4.5% उसको कम कर दिया जाएगा। तो उसके बाद बचता ही क्या है, कुछ नहीं बचता। तो सिंपल ध्यान रखना जीडीपी एक नॉमिनल एक रियल यानी कि जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अलग डेफिनेशन होती है, हमेशा हमें नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता होता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अंडर विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज द मर्जर ऑफ, अगर 2 बैंक मर्ज करना चाहते हैं तो कौन से सेक्शन में ये बात लिखी हुई है, तो याद रखना सेक्शन 44 में इस बात को लिखा हुआ है आरबीआई के 1949 वाले एक्ट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। Which core industry exhibited the highest weight in the index of 8 core industries? समझना भारत में 8 core industries है, core का मतलब बेस है ना, उनके बिना चल ही नहीं सकता भारत। जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, ठीक है, नेचुरल गैस और ये वाली इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, इनके बिना नहीं चल सकता। एनर्जी इंडस्ट्री, तो इनमें से सबसे ज्यादा किसका वेट रहा इस बार, तो याद रखना पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, और ये लगभग 28.08% वेटेज के साथ इसमें सबसे आगे चल रहा है। ऐसे स्टील इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री है। ठीक है, जैसे आपने को पता होगा भेल, सेल, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल्स, ठीक है, तो ये उन्हीं सब की बात कर रहा है 8 कोर इंडस्ट्रीज की। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। जीडीपी ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, तो कितना हमारा जीडीपी ग्रोथ, तो कितना है 8.4%। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बॉडी अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ये सारे स्मॉल बैंक है। ठीक है, या पेटीएम पेमेंट बैंक वो पेमेंट बैंक है और ये क्या है, सॉरी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, जैसे एयू के बारे में आपने सुना होगा। इनको अगर मर्ज होना है तो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो क्या सेबी होगा, नहीं होगा, क्योंकि सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बना था 1988 में, 1992 में बनता है स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। तो ये क्या करता है, तो ये आपके बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी बना था 1875 में, ये बना था 1992 में, इनको रेगुलेट करने का काम करता है। ये क्या करता है एनएसबी,
तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है बैंकों से। IRDI, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। बचता कौन है? CCI। CCI का मतलब क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रखना, एक्ट आया था 2002 में और बनता कब है? 2003 में बन जाता है, ठीक है। और ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? भारत में जो कंपनीज है ना, या जो इंडस्ट्रीज है, उसके अंदर का जो कंपटीशन है वो फेयर बना रहे, मार्केट कॉम्पिटिटिव बना रहे, इस बात को ध्यान रखता है। जैसे आपको पता होगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल के ऊपर फाइन लगा दिया था 1000+ करोड़ का। तो हुआ क्या? गूगल ने बदला लेने के लिए क्या किया कुछ दिन पहले कि जो गूगल प्ले स्टोर पे ऐप थे उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी कितना? तो 11% से लेकर 30% तक। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हारा प्ले स्टोर से ऐप ही हटा देंगे। तो हुआ क्या? कुछ ऐप्स को हटा दिया गया, बाद में उनको दोबारा से ऐड कर लिया गया, ठीक है। तो ये सारा काम कौन करता है? CCI कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करता है, सिंपल सा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI इन Feb 2024? तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग PMI का मतलब है कि कितना परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट रहने वाली थी। तो याद रखना, ये हमारी एक्सपेक्टेड कितनी थी? तो एक्सपेक्ट हमने कर रखा था इसको 57.7 से, लेकिन ये हो कितनी गई है? तो याद रखना 57.9% इसकी ग्रोथ रेट हो गई है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What prompted the RBI to impose a ban on IIFL finance गोल्ड लोन्स? तो किसकी वजह से गोल्ड लोन्स के ऊपर अभी RBI ने लोन फाइन लगा दिया? तो याद रखना, सिग्निफिकेंट डेविएशंस इन गोल्ड असेसमेंट, ये भी ठीक है। एक्सेसिव कैश ट्रांजैक्शंस एक्सीडिंग स्टैट्यूटरी लिमिट्स, ये भी ठीक है। नॉन कॉम्प्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑक्शन प्रोसीजर, ये भी ठीक है। ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What was the total value of UPI transactions in India in Feb 2024? तो कितना रहा? तो $18.28 ट्रिलियन का क्या रहा? ट्रांजैक्शन रहा। समझना, UPI आने से हमारी इकोनॉमी जो बूस्ट की है ना, वो अनबिलीवेबल है, ठीक है। मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि GDP इतना या हमारी जो इकोनॉमी इतना बूस्ट कर सकती है, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को इतना इजी बना दिया। कहीं भी जाते हैं, स्कैन करते हैं, तुरंत हमारे अकाउंट से डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, ठीक है। और इससे खर्च भी बढ़े हैं लोगों के। अगर आप देखोगे कि लोगों के पास पैसा क्यों नहीं है, तो UPI भी एक रीजन है, क्योंकि हम तुरंत खर्च कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? और UPI कब बना था? तो UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस 2016 में आया था, ध्यान रखना। UPI को लाने वाला कौन था? तो NPCI इसको लाने वाला था, NPCL लाने वाला था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये कब बना होता है? 2008 में। और जो हमारा UPI है वो 6-7+ कंट्रीज में चल भी रहा है, 10+ कंट्रीज में प्रोविजन है कि चल जाएगा। और अभी रिसेंटली श्रीलंका और मॉरिशियस में इसका इनॉग्रेशन भी किया गया था, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट वाज द परफॉर्मेंस ट्रेंड ऑफ फास्टैग ट्रांजैक्शंस इन Feb 2024? देखो, लास्ट ईयर की बात की जाए तो जो फास्टैग है, फास्टैग क्या है तो समझना। फास्टैग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर आप अगर किसी टोल पे पहुंचते हो तो तुरंत आपकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा होगा, उसको स्कैन करेगा, आप जो होता है टोल वो खुल जाएगा, आप चले जाओगे। अब समझना इसमें इंप्रूवमेंट क्या हो रहा है। अच्छा, इस बार कितना ये ज्यादा हो गया? तो याद रखना 12% हाइयर हो चुका है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। अब समझना कि इसमें एक्चुअल में है क्या। अभी हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कौन? नितिन गडकरी जी, उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाले हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो भी किसके लिए? टैक्स के, टोल टैक्स के लिए। क्या नाम है उसका? तो याद रखना, सैटेलाइट बेस्ड टोल टैक्स सिस्टम। इसमें क्या होगा? सैटेलाइट से ही क्या होगा, आपकी गाड़ी को कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे आप वहां से पास करोगे, GPS लगा होगा, जितना आप हाईवेज पे चलोगे उतना टैक्स कट जाएगा और टोल टैक्स को हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हाउ मेनी न्यू मून्स वर डिस्कवर्ड इन द आउटर रीचेस ऑफ आवर सोलर सिस्टम? समझना, न्यू मून्स का मतलब क्या होता है? मून क्या है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट। तो जितने भी प्लेनेट है उनकी नेचुरल सैटेलाइट को मून कह देते हैं। जैसे हमारी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून, ठीक है। मार्स की कौन सी है? तो फोबोस, डीमोस, ठीक है। ऐसे मान लो अगर पूछे सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट, वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी हमारी? तो याद रखना गैनीमेडे। कौन सी है?
गैनीमेड है। गैनीमेड किसकी है? तो ये हमारी जुपिटर की सैटेलाइट है, ठीक है। सबसे ब्राइटेस्ट कौन सी है? तो याद रखना गैनीमेड है। उसके बाद टाइटन, टाइटन किसकी है? तो टाइटन हमारे सैटर्न की है। तो ऐसे हर प्लेनेट की क्या बनी हुई है? सैटेलाइट्स बनी हुई। सैटेलाइट्स का मतलब जो किसी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करे वो प्लेनेट, और जो किसी प्लेनेट की चारों तरफ रिवॉल्व करे वो सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 3 नई सैटेलाइट ढूंढी गई हैं। एक याद रखना हमने किसके लिए ढूंढी है? तो एक हमने ढूंढी है नेपच्यून के लिए, और सॉरी 2 हमने ढूंढी है नेपच्यून की, और एक हमने ढूंढी है किसकी? यूरेनस की, ठीक है। यूरेनस नेपच्यून हमारे सबसे लास्ट क्या है? प्लेनेट है। जैसे सबसे पहले कौन सा है? तो हमारा कौन सा आता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद कौन सा आ जाएगा? मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल 3 नई हो चुकी हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी मून्स आर नाउ नोन टू ऑर्बिट यूरेनस नेपच्यून? मैंने कहा अभी इसकी कितनी? तो इसकी अभी रिसेंटली 1, और इसकी कितनी? 2 ढूंढी गई है, टोटल 3। तो इनकी टोटल कितनी हो चुकी है? तो याद 28 16, ठीक है। और याद रखना जो स्टार्टिंग के 2 हमारे प्लेनेट है कौन कौन से? तो सबसे पहले हमारा कौन सा आता है? मरकरी, और उसके बाद कौन सा आता है? वीनस। इनके पास 0 क्या है? सैटेलाइट है, कोई इनकी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। सबसे पास मरकरी है, सबसे लास्ट कौन सा है? नेपच्यून है। सबसे गर्म कौन सा है? मरकरी। सबसे ठंडा कौन सा है? नेपच्यून। लेकिन दिन की बात करें तो सबसे गर्म कौन सा है? वीनस, ठीक है। और रात की बात करें तो सबसे ठंडा कौन सा है? तो मरकरी, क्योंकि मरकरी में कोई एनवायरमेंट नहीं होता, हीट आती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, रात को ठंडा हो जाता है, सारी एनवायरमेंट में हीट वापस या रिफ्लेक्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who is recognized as the first woman sniper of the BSF? देखो BSF क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता है BSF कब बनी थी? 1965 में। क्यों बनी थी? क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया था। जब हम पे अटैक कर दिया तो हमें लगा कि अच्छा हमें भी बॉर्डर को सिक्योर करना चाहिए, तो एक आर्मी तो होनी चाहिए एटलीस्ट। तो हमने बॉर्डर को पाकिस्तान की तरफ से सिक्योर करने के लिए BSF बना दी, ठीक है। तो 1965 में बनी होती है। 1965 में पहला अटैक भी किया होता है चाइना, सॉरी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, ठीक है। अब समझना इसकी सब पहली वुमेन स्नाइपर बन चुकी है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई फर्स्ट होता है, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, जब भी तो एग्जाम में पूछ लेता है, तो सिंपल याद रखना कौन है? सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी पहली वुमेन बनी है, ठीक है। तो 1 लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। और अभी ये न्यूज में भी था, क्योंकि पंजाब के अंदर आपने देखा होगा BSF के जो एरियाज हैं वो बढ़ाई जाने की बात की जा रही थी। पंजाब में ये लगभग पंजाब के अंदर ये 15 किलोमीटर तक इनके पास इलाका है कि बॉर्डर के आसपास का 15 किलोमीटर इनके BSF के पास रहेगा। लेकिन सेंटर ने कहा कि कितना कर दो इसको? 50 किलोमीटर कर दो, क्योंकि 50 किलोमीटर कर दोगे तो क्या होगा कि पंजाब का जो अमृतसर है उसके आदत से सिटी तो उसी में चली जाएगी। जब उसी में होगा, क्योंकि वहां पे ये नहीं पता चलेगा पुलिस कंट्रोल करे कि आर्मी कंट्रोल करे कि क्या रहेगा, तो उसने उसको डिक्लाइन कर दिया था। हालांकि अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे राजस्थान में 50 किलोमीटर तक ये BSF बॉर्डर को सिक्योर करती है, उसके अंडर रहता है रूल, ठीक है, या वही रूल करती है। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 80 किलोमीटर तक BSF ही रूल करती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब इन्हीं के रूल्स चलते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अदिति स्कीम? देखो अदिति स्कीम क्या है? तो ये हमारी अभी डेफ कनेक्ट हुआ था 2024 में, डिफेंस की मीटिंग हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 2018 में। इसका 3rd एडिशन अभी रिसेंटली हुआ था। तो इसके अंदर क्या कहा गया था कि जो क्रिटिकल या जो हमारे यहाँ पर क्रिटिकल इनोवेशंस है, जो टेक्नोलॉजीज है जो हमारे पास होनी चाहिए, जो नहीं है, उनको इंप्रूव करने की बात की गई थी। तो उन 30 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के इंप्रूवमेंट के लिए, उनको बनाने के लिए हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में या डिफेंस में एडॉप्ट करने के लिए एक स्कीम बनाई गई थी। अदिति स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने? तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको बनाया होता है। तो पूछा है कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? प्रोवाइड ग्रांट्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। प्रोजेक्ट सी बर्ड इज रिसेंटली स्टार्टेड बाय इंडियन नेवी एट, देखो प्रोजेक्ट सी बर्ड एक्चुअल में पहले से चला आ रहा है। ये कहां पर चला आ रहा है? तो याद रखना कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। अब है क्या इसके अंदर समझना कि ये चलाया गया था, आपने एक नाम सुना होगा INS। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे यहाँ पे एक होता है नेवल बेस। नेवल बेस का मतलब क्या होता है कि कौन सी जगह पर, या मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर पूरी की पूरी हमारी आर्मी बैठी, नेवी बैठी हुई है।
अब मान लो किसी ने अटैक किया तो वो एक वॉर बेस बन के बैठा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा जो वॉर बेस है ना वो भी कहां पर बना हुआ है, तो वो भी आप हमारे कहां पर है, कर्नाटक में बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के अंदर एक प्रोजेक्ट पहले से चला आ रहा था, 2011 में इसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ था, और वो जो फर्स्ट फेज था वो अब खत्म हो चुका है, अब इसका सेकंड फेज स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये रिसेंटली अभी दोबारा से स्टार्ट किया गया। इसमें कहा गया है कि 320 प्लस नेवी के जो ऑफिसर्स होंगे वहां पे लगाए जाएंगे, 32 उसमें सबमरीन्स होंगी। ठीक है, 23 के लगभग उसमें जो नेवल शिप्स हैं वो यूज की जाएंगी। तो इसका सेकंड फेज क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कहां पर, इसका नाम क्या है, तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। और ये मैंने द हिंदू के अंदर भी आज सुबह ही पढ़ाया भी था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। यार्स मिसाइल वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये भी सुबह की न्यूज है द हिंदू की। यार्स मिसाइल किसने, तो आपने अगर वो देखा होगा तो आप सिंपल आंसर कर दोगे कहां की है, तो रशिया। यार मिसाइल एक्चुअल में है क्या, तो इसका दूसरा नाम क्या है, RS-24 और SS-29। इसमें है क्या, तो इसकी रेंज कितनी है, 10,500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। उसके बाद समझना कि ये क्या है, तो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, वो मिसाइल जो लगभग 5500 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा जाती है, यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वॉर करने की उसके अंदर क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो ये किसकी है, तो रशिया की। और रशिया ने अभी रिसेंटली इसकी टेस्टिंग की है, और ये भी हो सकता है कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो उस सिनेरियो में भी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और इसका कितना वजन ले जा सकती है, तो 3000 किलो टन ये वॉर हेड को ले जा सकती है एक बार में। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इंडिया की कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक